नमस्कार। धरातल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीईटी को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए आज हम क्वेश्चन सेट फर्स्ट लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है एच.एम. सक्सेना, डॉक्टर रामलोचन शर्मा, डॉक्टर वी.सी. मिश्रा और ए.के. तिवारी ने। तो जो राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है हमारे पास, वो सबसे पहले किया था वी.सी. मिश्रा ने। किसने किया था? वी.सी. मिश्रा ने किया था। उसके बाद डॉक्टर रामलोचन शर्मा ने किया। वी.सी. मिश्रा ने 1967-68 में किया था। डॉक्टर रामलोचन शर्मा ने 1971 में किया। और जो एच.एम. सक्सेना है, ए.के. तिवारी, और ये दोनों ए.के. तिवारी और एच.एम. सक्सेना, इन्होंने वर्तमान जो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, वर्तमान में जो भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, उनका जो वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? एच.एम. सक्सेना और ए.के. तिवारी। वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक विभागों में बांटा था। और उसके बाद डॉक्टर रामलोचन शर्मा ने 2 बड़े भौतिक विभाग एवं 4 उपविभाग 12 खंडों में बांटा। और जो एच.एम. सक्सेना ने राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा था? 4 भौतिक विभागों में बांटा था, जो हम पढ़ते हैं। पश्चिमी मरुस्थल है, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन 4 भौतिक विभागों में एच.एम. सक्सेना ने बांटा था 1994 में। 1994 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? जो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, वो हमारे पास है 27 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी है? 27 डिग्री। ये हमारे पास राजस्थान का मैप है। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है वो हमारे पास है 27 डिग्री। कितने डिग्री है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली जो रेखा है हमारे पास, वो है 25 डिग्री। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा वो हमारे पास 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन में 2 बार 25 डिग्री लिख दिया गया है गलती से। तो और जो राजस्थान के न्यूनतम जिलों से गुजरती है वो है हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री मात्र गंगानगर से गुजरती है। राजस्थान में न्यूनतम लंबाई वाली भी है। न्यूनतम लंबाई वाली अक्षांश रेखा अगर आपसे पूछ ले तो वो है हमारे पास 30 डिग्री। और ठीक है, तो राजस्थान के मध्य से गुजरती है वो 27 डिग्री है और सर्वाधिक लंबाई वाली अक्षांश रेखा है। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, 1 मिनट। ये है हमारे पास राजस्थान है, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। तो पहला जो हमारे पास भौतिक प्रदेश है वो है ये पश्चिमी मरुस्थल है। उसके बाद अरावली है और उसके बाद में ये पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार है।
पूर्वी मैदान हाड़ौती का पठार है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले भौतिक प्रदेश की बात करें तो वो हमारे पास है हाड़ौती का पठार। कौन सा है? हाड़ौती का पठार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो हमारे पास है राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है? तो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है? तो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा हमारे पास है 74 डिग्री। कौन सी है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो, राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश तो है हमारे पास 27 है, और राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली है वो है हमारे पास 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं वो हमारे पास है लापोलाई। लापोलाई, लापोलाई कहाँ है भाई? नागौर में। नागौर, लापोलाई कहाँ है? नागौर में। तो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश तो 27 डिग्री है, और देशांतर की बात करें वो है 74 डिग्री। इसके बाद ये 27 और 74 एक दूसरे को राजस्थान के नागौर जिले में नागौर जिला के लापोलाई में प्रतिच्छेद करती हैं। और राजस्थान का मध्यवर्ती गांव की बात करें तो लापोलाई है, और मध्यवर्ती जिले की बात करें तो नागौर है। उसके बाद में ये जो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये राज्य की राजधानी से गुजरती है। राजधानी से गुजरती है, राजधानी से गुजरती है। ये 70 डिग्री है वो जैसलमेर से गुजरती है। एकमात्र देशांतर रेखा जो जैसलमेर से गुजरती है। और ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 25 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, या 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो राजस्थान को मध्य से बांटने वाली समरेखाओं की बात करें तो राजस्थान को मध्य से, देखो ये तो है हमारे 50 सेंटीमीटर जो अरावली के समांतर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, और ये 25 डिग्री है। मैं कलर दूसरा चेंज करता हूँ, ये वाली, ये हमारे पास है 25 डिग्री जो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी है? 25 है। मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली 25 है, लेकिन राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। उसके बाद हम बात करें, एक वर्षा रेखा और गुजरती है जिसका नाम है 75। कौन सी है? 75 डिग्री से 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, सॉरी। तो ये पूर्वी मैदान और हाड़ौती के पठार को अलग करती है। ये पूर्वी मैदान, ये हाड़ौती। तो पूर्वी मैदान और हाड़ौती को अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा वह कौन सी है? 75 है। कौन सी है भाई? 75। तो और जो 10 सेंटीमीटर है ये एकमात्र जैसलमेर से गुजरती है। 10 की बात करें, ये एकमात्र 10 सेंटीमीटर जैसलमेर से गुजरती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि राजस्थान में भारतीय मानसून मौसम विभाग के राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो वेधशाला की बात करें तो वेधशाला है अपने पास जयपुर। भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में जल द्वारा मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर है,
हाड़ौती का पठार है, डूंगरपुर में है, सिरोही में। तो राजस्थान में जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन करने सर्वाधिक अपरदन की बात करें तो मिट्टी का अपरदन करने वाली सर्वाधिक वो नदी का नाम है चंबल। सर्वाधिक मिट्टी अपरदन के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? चंबल। ठीक है, 12मासी नदी है और चंबल नदी हाड़ौती के पठार में बहती है। तो सर्वाधिक मिट्टी अपरदन के लिए सर्वाधिक कारक है वो कौन सा है? हाड़ौती के पठार में और चंबल नदी। राजस्थान में 50 से 80 सेंटीमीटर समवर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में 50 से समवर्षा रेखा वाला क्षेत्र कौन सा है? वो तो क्वेश्चन एक चलो तो क्वेश्चन डिलीट हो गया। उसके बाद देखना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिज में समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली से होता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से असत्य कथन को आपको बताना है। कौन कौन से कथन अरावली से संबंधित हैं या नहीं है। तो पहले कथन की बात करें तो पहला कथन हमारे पास है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ये बात सही है, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ठीक है, मैं एक बार मैप बना देता हूँ। ठीक है, ये अपना मरुस्थल है, ये अपने पास अरावली है। तो ये अरावली है, इस मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्वी। तो अरावली इस मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करें अरावली क्षेत्र में खनिज में सर्वाधिक वृद्धि है। ठीक है, तो अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। धात्विक खनिज की बात करें तो वो अरावली में पाया जाता है और पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थ सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजस्थान में जो वर्षा को प्रभावित करने वाला कारक है वो अरावली है। अरावली के पश्चिम में कम वर्षा होती है और अरावली के पूर्व में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अरावली की वजह से राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। तो जो हमारा जो कथन है वो हमें डी बिल्कुल सही है। राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये सही है। तो ए सही है, बी सही है और डी है, ए बी डी। तो हमारा जो आंसर होगा ए बी डी वो होगा बी आंसर। ए सही है, बी सही है और डी सही है। सी बिल्कुल गलत है, ये प्रभावित नहीं करती है, जबकि ये प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थल का विस्तार है, तो राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थल का विस्तार है? तो अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं। अरावली के पश्चिम में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। और इस 13 जिले में विस्तार की बात करूं तो ठीक है, ये हमारे पास अरावली है। इस अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं, सिरोही को छोड़कर। कौन से जिले को? सिरोही। सिरोही को छोड़कर 12 जिले मरुस्थलीय हैं। ठीक है, 12 जिले क्या हैं भाई? मरुस्थलीय हैं। संभाग की बात करें तो राजस्थान के 4 संभाग मरुस्थलीय हैं, जिसमें अपने पास आएगा बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर संभाग। ठीक है, सर्वाधिक मरुस्थलीय संभाग आएगा बीकानेर। तो संभाग की बात करें तो 4 संभाग और जिले की बात करें तो 12 जिले। ठीक है, मालपुरा करौली का मैदान का भाग है, माही बेसिन का है।
बाणगंगा बेसिन का है या बनास बेसिन का है। तो जो मालपुरा करौली का मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति का हिस्सा है? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, पूर्वी मैदान का, अरावली का या पठारी प्रदेश का। देखिए जो हमारे पास है जो गोडवार प्रदेश, वो बोला जाता है लूनी के प्रवाह क्षेत्र को। लूनी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवार प्रदेश बोला जाता है। और लूनी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद लूनी की एक विशेषता और है कि लूनी को खारी व मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। लूनी विश्व मरुस्थल में बहने वाली विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो जो गोडवार प्रदेश है वो हमारे पास है पश्चिमी मरुस्थल, और लूनी के प्रवाह क्षेत्र को जालौर में रेल या नेड़ा भी बोलते हैं। रेल या नेड़ा या नेस्टा। तो जो गोडवार प्रदेश है राजस्थान की कौन सी भू आकृति का हिस्सा है? पश्चिमी मरुस्थल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी भाग में है, पूर्वी भाग में है, दक्षिणी भाग में है या पश्चिमी भाग में। तो देखना छप्पन का मैदान की बात करें तो छप्पन का मैदान हमारे पास माही नदी के किनारे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, ये हमारे पास माही नदी है। इस माही नदी के जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है उसमें छप्पन नदी नाले समूह को क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान की बात करें तो ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी भाग है। और प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे को कांठल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कौन से भाग में आएगा? छप्पन का मैदान। अगर छप्पन की पहाड़ियाँ पूछ ले, पहाड़ी, तो छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। कहाँ है भाई? बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है? बाड़मेर में। सुंडा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो सुंडा पर्वत है हमारे पास जालौर में। कहाँ पर है? जालौर में। और सुंदा माता मंदिर या सुंदा, यहाँ पर एक सुंदा अभ्यारण्य भी है जो एक भालू अभ्यारण्य है। राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य का है सुंदा माता जालौर में, या सुंदा पर्वत जालौर में है। ठीक है, एम हेरो ने राजस्थान में निम्न में से किसे संप्राय मैदान कहा है? माही बेसिन, बनास बेसिन को, पूर्वी मैदान को, घग्गर का मैदान। तो एच एम हेरोन है, उन्होंने बनास बेसिन को संप्राय मैदान कहा है। उसके बाद अगर हम बात करें मकराना का संगमरमर किस समूह की शैलों के रूप में उपस्थित है? अजबगढ़ समूह है, अलवर समूह है, मारवाड़ समूह है, रायलो समूह है। तो जो मकराना का संगमरमर है ये रायलो समूह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने ये कर लिया, ये रायलो समूह है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान का, जो 19वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? अति पशुचारण है, मृदा अपरदन है, वनों की कटाई है, बूंद बूंद सिंचाई है। तो जो मरुस्थल के लिए उत्तरदायी कारक है वो है एक तो है हमारे पास अति पशुचारण है, ठीक है, एक तो अति पशुचारण भी है। उसके बाद मृदा अपरदन तो है, वनों की कटाई भी है, लेकिन बूंद बूंद सिंचाई ये मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 सत्ते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? 1। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला की राजस्थान के अलावा भारत में कितनी लंबाई है? तो देखो राजस्थान की अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कुल लंबाई की बात करें तो अरावली है पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना, ये पालनपुर और ये रायसीना तक, ये कुल लंबाई है 692 किलोमीटर।
जिसमें से 550 कहाँ पर है? राजस्थान में। 550 कहाँ है? राजस्थान में। तो जो बाकी का बचा है 142 किलोमीटर, वो है दिल्ली, गुजरात और हरियाणा। तो ये कहाँ है भाई? 142 किलोमीटर राजस्थान के अलावा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।